How are you to all? I hope so you're doing well. My name is रेणु कक्कर. आप सभी के लिए सीटेक के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हिंदी पेडालॉजी के नोट्स हैं और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप सभी को लिए रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेंगे। आप सभी का आज पेपर होगा 7 तारीख को, लेकिन कुछ बच्चों का कल भी है, तो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आज हम जो जितने भी पेपर आज होंगे उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर होंगे वो ज़रूर बताऊँगी। साथ ही साथ जितने बच्चों के कल पेपर है तो इसमें हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला है हिंदी पेडालॉजी होती क्या है। जो आप सभी को पता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कहना या बोलना, अपनी बात को रखना सामने। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं और डिटेल में। जिस माध्यम से हम अपने विचारों, मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के आपको पता ही है बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा बेसिकली मौखिक, जिसमें हम अपने विचारों या भावों को बोलकर या दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब होता है बोलना, तो अपनी बातों को जो दूसरों के सामने, जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने बोलकर कर रही हूँ, एक तरीके से मौखिक भाषा है, और आप मेरे विचारों और भावों को आप समझ रहे हो, ये होगी मौखिक भाषा। लिखित भाषा है कि जब मैं ये नोट्स बना रही थी तो इसमें क्या गया, अब मैं इसको पढ़ पढ़ के आपको बता रही हूँ और समझा रही हूँ, यानी कि जिस भाषा से हम अपनी भाषा को लिख कर दूसरों को समझाते हैं। दूसरों, आप ही सब सीटेक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये लिखित भाषा कहलाएगी। ठीक है, हिंदी भाषा की अपनी खुद एक भारत की एक राजभाषा होती है, इसको याद रखना। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी से क्वेश्चन आते हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया। कौन कौन सी है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो और संथाली। ये 22 भाषा को हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है। और 2 भाषा और ये रहेगी, मैथिली और डोगरी। ठीक है, इसकी ट्रिक बता दूंगी लास्ट में, जरूर ध्यान रखना। इसकी ट्रिक होती है, आसानी से इसको आप जल्दी से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा माना जाता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा आप सभी को पता है, जिसमें संस्कृत इंक्लूड है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया और मलयालम, ये सारी भाषा इंक्लूड है, तो इसको ध्यान में रखना है कौन सी शास्त्रीय भाषा है। एग्जाम में पूछा जाता है ये। अधिगम और अर्जन का क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से इसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम क्या होता है? लर्निंग होती है। अर्जन मतलब कोई चीज़ को रिक्वायर कर रहे हैं। पहले हम समझेंगे लर्निंग कैसे होती है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप सभी को पता है कि हर एज के बाद हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके द्वारा जो भी सीख रहे हैं, हमारे अर्जन हो रहा है, ये एक तरीके से हमारी पैतृक संपत्ति नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट पॉइंट है, ये पैतृक संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होती। फिर आगे कह रहे हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस माध्यम या प्रक्रिया का प्रयोग करता है, वह अपनी भाषा में दक्ष हो जाता है। यानी कि जो भी हम माध्यम, चाहे आप किसी तरीके से यूज़ कर रहे हो, आपने कोई भी प्रक्रिया यूज़ करी हो, जिसमें हम कह सकते हैं कोई भी जिस समाज या जिसमें रह रहे, जिसमें अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए कोई भी साधन हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो विकसित करते हैं, उसको भाषा अधिगम कहते हैं, यानी लर्निंग कहते हैं। और डिटेल में हम इसके पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। अधिगम वह होता है जिसमें होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, ये आप सबको हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम इसमें सिखाते हैं लर्निंग को, हम कहीं ना कहीं नियम को भी फॉलो करते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोल दूँ कि हाँ, लड़का, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सिर्फ लड़का खाना है खाया। अब यहाँ पे खाया, अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस बन रहा है। अगर ये बिना उसके बोलने सीख जाए तो कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं है ना। लेकिन इसलिए व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है कि बच्चा ठीक से रहे, कि लड़का खाना, लड़के ने खाना खाया, तो ये सही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, तो ये इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों में ज़्यादातर ही सिखाया था, बड़े बच्चे तो ऑलरेडी सीखे हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट इज अधिगम में द्वितीय भाषा के रूप में जाना जाता है। अधिगम में जो द्वितीय भाषा होती है, पहली हमारी मातृभाषा होती है, सेकंड जो भी अदर लैंग्वेज होती है, जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट में जो सीखी हुई भाषा होती है। सपोज मैं आप यहाँ पे आसपास में किसी भी एरिया में रहते हैं, उसमें ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है। ठीक है, द्वितीय भाषा वो होती है कि इसके अदर लैंग्वेज, सपोज आपकी इंग्लिश जो होती है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है सेकंड लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ठीक है, इसके बारे में कहा गया है।
आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाषा जो होती है नियम द्वारा सीखी जाती है। जितने भी लर्निंग कराते हैं या लर्निंग करी जाती है, सीखना कहा जाता है, वो भाषा के नियमों के अनुसार ही सीखते हैं। अधिगम एक औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। कहते हैं अधिगम जो लर्निंग होती है औपचारिक शिक्षा, यानी घर से अलावा अपने स्कूल से भी ज़्यादा चीज़ें हम सीखते हैं, वहाँ टीचर से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, इससे ही हमारी लर्निंग डेवलप होती है। अधिगम क्या होता है, विद्यालय से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो भी हम घर में सीख रहे हैं वो एक तरीके से हमारी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मातृभाषा कहलाएगी। और सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, और एक होती है क्षेत्रीय भाषा, जो भी आपकी जैसे कह सकते हैं हम जिस क्षेत्र में कोई बच्चा होता है जिसको अपनी हिंदी आती है, हिंदी के साथ साथ अपनी टर्न पंजाबी लैंग्वेज भी आ सकती है, उर्दू आ सकती है, तमिल आ सकती है, तेलुगु आ सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, वो आ सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों का विद्यालय से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, बच्चे क्या सीखता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रैक्टिस करानी पड़ती है, सिखाना पड़ता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, हम एक सीक्वेंस में व्याकरण को अच्छे तरीके से सिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखना। भाषा अधिगम में शिक्षक, पुस्तक, विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है। शिक्षक मतलब टीचर की भी यूज़ होती है, पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक को कहा गया है, विद्यालय में करिकुलम जिस तरीके से बनाया गया है, और टीचिंग मेथड किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग में यूज़ होता है। अधिगम के प्रकार पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रिया के प्रति ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी हम अधिगम करा रहे हैं उसमें एक्टिविटी बेस करा रहे हैं या किस चीज़ बेस करा रहे हो, तो उसको हर चीज़ के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कराया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है अनुकरण। अनुकरण नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि बालक अपने क्या करता है, अपने ही वातावरण में रहकर जिस लोगों को बोलता है उसी की भाषा को वो जल्दी सुनता है और लिखता है, वह देखता है। ठीक है, यही पॉइंट है। अभ्यास का क्या आता है? अभ्यास में क्या होता है, बच्चा अभ्यास के द्वारा भाषा को अर्जित करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और भाषा सीखने लग जाता है। बेसिकली इसमें भाषा सिखाने का, भाषा किस तरीके से सिखा सकते हैं उसके बारे में है कि अधिगम हमें किस तरीके से भाषा सिखाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाषिक और वाचक अधिगम। वाचक अधिगम और भाषिक अधिगम में यह शब्द सीखने में संकेतों, हम बहुत सारी भाषाओं को बिना किसी सोचे समझे चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, शब्दों के माध्यम, अंकों के माध्यम से भी सीखते हैं, ये पॉइंट याद रखना। विचारात्मक अधिगम क्या होता है? विचारात्मक अधिगम वह होता है जो समाज में हो रहे दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर उनके विचारों को व्यक्त करना सीखता है। कहने का अभिप्राय है जो भी उसके इन्वायरमेंट में वो देख रहा है उसको दिखेगा, फिर उसको सुनेगा, फिर उसको अपने माध्यम से विचार करेगा। अब महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं क्योंकि भाषा अधिगम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, भाषा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है, चेंजेस होती रहती है। भाषा अधिगम में अभिव्यक्ति की सांकेतिक साधन माना जाता है जो इशारों से चलता है। अधिगम में पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। पैतृक संपत्ति वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट पॉइंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। भाषा अधिगम संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है क्योंकि हम भाषा अधिगम से कुछ ना कुछ हमारे कल्चर्स और उसकी सभ्यता, किस तरीके से एटिकेट सिखाने हैं, किस तरीके से भाषा को बोलना है, वो ज़्यादा हम सीख पाते हैं। बच्चा भाषा का संयुक्त परिवार से भी होता है। भाषा से विकास संयुक्त परिवार से भी होता है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के, सपोज आपके एक ही परिवार में अलग अलग भाषा बोल रहे हो तो बच्चा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसकी भाषा सीखने में। भाषा को सीखने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। यस, भाषा अगर अच्छी होगी, सपोज आपकी भाषा में कोई भी चेंजेस हो, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो तो बच्चे पर इम्पैक्ट करेगा। लास्ट पॉइंट है भाषा अधिगम के। भाषा अधिगम सीखते समय त्रुटियों को भी दूर करने की आवश्यकता होती है। कोई भी कमी हो रही है बच्चे में कि वो लैंग्वेज गलत बोल रहा है, पानी कई बार तुतला के बोलता है बच्चों को हम बोलते हैं ले लो, मतलब ऐसी तुतला के लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं तो बच्चा वही लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे से कहा जाता है, जब भी हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हो, आप सभी को अपने बच्चों को सही लैंग्वेज को सही तरीके से, सही नीम तरीके से सिखाना चाहिए। उसी को हम भाषा अधिगम कहते हैं। भाषा अर्जन कहते हैं जो पहले से ही सीखी हुई भाषा को ग्रहण करना, यानी सपोज उसने जो इन्वायरमेंट में सीखी है, जो बिना किसी सोचे समझे सीखी जाती है। सपोज ये अगर वो अगर सपोज एक फैमिली ऐसी है कि जिसमें इंग्लिश ज़्यादा कंपल्सरी होती है, बोलते हैं कि कन्वर्सेशन करते हैं, और एक भाषा होती है जिसमें हमें बंगाली भाषा बोलते हैं, तो बच्चा दोनों ही लैंग्वेज सीख रहा है। लेकिन साथ ही साथ दोनों अलग अलग परिवार के लोग हैं तो दोनों की, लेकिन इसके अलावा जब वो स्कूल में जाता है तो दूसरी लैंग्वेज भी सीखता है, तो यानी कि उसकी लर्निंग हो रही है, किस तरीके से वो ग्रहण कर रहा है। अर्जन मतलब वो रिक्वायर कर रहा है, उस भाषा को रिक्वायर कर रहा है। सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अक्टिव करना और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करना भाषा अर्जन कहता है। जो भी उसने अपनी भाषा सीखी है उसको आसानी से वो सीख कर अपने आसपास के वातावरण में प्रयोग करने लगता है।
भाषा में बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार, पड़ोस और रहकर भाषा सीखता है। वह दूसरों के अनुकरण द्वारा नकल कर कर यह भाषा भी सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होती है, जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी। अब इसके मुख्य मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भाषा में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। सपोज आपने जो भी लैंग्वेज आपको उस बच्चे को सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट से सीख रहा है, अपने आसपास जिस भी परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, अपने बच्चों से, अपने मामा मामी से, अपने चाचा चाची से, दादा दादी से, नाना नानी से, जो भी भाषा सीख रहा है वो सहज रूप से सीख रहा है। उसमें किसी की हेल्प नहीं जरूरत पड़ रही। वो देख रहा है, आपकी नकल कर रहा है और आसानी से उसको स्वाभाविक रूप से सीख रहा है। उसमें व्याकरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि पर्टिकुलर एक व्याकरण सिखाया जाए। आपको देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब 3 साल तक आते हैं तो भाषा को बोलना लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो स्कूल में अब उसका क्या हो रहा है, स्कूल में भाषा को बोलने के अब तरीके सिखाए जा रहे हैं कि इतने इतने तरीके से भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा अर्जन में स्वाभाविक महत्व जो होता है परिवार व समाज से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट पॉइंट है। भाषा अर्जन के एक बार और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कुछ और है जो रह जाते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। भाषा अर्जन में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये अवचेतन होता है। इसमें किसी जगह की जैसे हमें कहते हैं कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। इसमें होता है कॉन्शियस मतलब बिल्कुल ध्यान से भाषा को नियम और तौर तरीके व्याकरण की तरह सीखना। अनकॉन्शियस होता है बच्चा जो भी देख रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आसानी से सीख पाए। भाषा अपने आसपास के वातावरण व लोगों से सीखता है। ठीक है, यह प्रकार क्षेत्रीय और मातृभाषा होती है। ये आप सभी को पहले से ही डिस्कस कर दिया। भाषा जिनमें बोलना और समझना सीखा जाता है। भाषा जो होती है वो प्रथम भाषा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि द्वितीय भाषा में वो अपने इन्वायरमेंट से द्वितीय भाषा जाके स्कूल में या औपचारिक रूप से सीखता है बच्चा। भाषा अर्जन में हमें किताबें या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो भी लैंग्वेज आसपास में सीखी गई है वो है। ये रिपीट हो गया है। इसमें भी कुछ और देख लेते हैं। अधिगम के मैंने नियम लिख दिए। इसमें नियम की आवश्यकता होती है जबकि भाषा अर्जन में नियम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नियम के आवश्यकता सेम पॉइंट हो गया। अधिगम में पढ़ना और सीखना सीखते हैं जबकि हमारी भाषा होती है उसमें बोलना और समझना सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ये रहा पॉइंट अर्जन में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डबल डबल स्टार लगा रही हूँ। और उसमें कैसे सीखते हैं, उसमें हमें पढ़ना और सीखा जाता है, उसमें समझना और बोलना सीखते हैं। अधिगम के लिए ज़रूरत की आवश्यकता होती है, मतलब अधिगम में लर्निंग में किसी न किसी नियम की आवश्यकता होती है। हम यहाँ पे कुछ जो राइटर है उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। वाइगोस्टी के अनुसार कहा है। पियाजे ने कहा है कि भाषा एक संज्ञानात्मक तंत्र होता है जिसकी भांति प्रवेश के साथ अंतर क्रिया करके, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, हिंदी में पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स यानी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। यंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से विकसित किया होता है। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता है जो बालकों में जन्मजात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ये भाषा में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि भाषा जो है बालकों में जन्मजात होती है। जब भाषा सीखता है बच्चा, भाषा एक्वायर करता है, अर्जन मतलब एक्वायर करता है, वे भाषा की व्यवस्था को पहचानने शक्ति के साथ पैदा होती है। पैवलोव और स्किनर कहते हैं कि जो भाषा होती है वह नकल व रहने की भाषा की क्षमता होती है। तो ये याद रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है। अगला अध्याय शुरू हो चुका है। ठीक है, ये सीटेक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे खुद के नोट्स हैं या आप पेड नोट्स भी ले सकते हो मुझसे, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे पेड नोट्स की जो प्राइस है बहुत मिनिमम रखे हैं। आप ले सकते हैं। हिंदी पेडोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आगे के लिए, अभी तो पता नहीं, अभी तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कितने बच्चे क्वालिफाइड है और कितने बच्चे नहीं है। आई होप सो सारे बच्चे ही क्वालिफाइड हो जाए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण क्या होती है? भाषा व शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, किस बच्चे को पढ़ना और सीखना किस प्रकार सिखाया जाए ताकि वह भाषा को समझ के साथ प्रयोग कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत दे रखे, इसको समझते हैं। सबसे पहला है कि जब भी हम भाषा सिखाएं तो बच्चे को बाल केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत को ध्यान रखें। ये इस बात पे बल देना चाहिए कि शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होना चाहिए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक को ही भाषा शिक्षण के माध्यम से स्वभाव से दक्षता से, मतलब कहने का अभिप्राय यहाँ पे यह है कि जब भी हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा की रुचि, उसकी क्षमता, उसके स्वाभाविक, उसकी चारों, उसका मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम भाषा को सिखाना पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब भी भाषा सीखता है तो बच्चा अपने परिवारजनों तथा साथियों की नकल करके सीखता है। भाषा जिस प्रकार समाज में परिवार में बोली जाती है बच्चा उसी प्रकार से भाषा सीखता और पढ़ता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण और दोष और समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
अभिप्रेरणा और रुचि। हिंदी पाठ्यक्रम और उसकी शिक्षण पद्धति, शिक्षण प्रणाली, जो भी हम टीचिंग लर्निंग कराते हैं, जो भी उन्हें पाठ्यक्रम सामग्री देते हैं, उसका चयन करना, जो चयन करते हैं, जो सिलेक्टेड करते हैं, वो बच्चे की रुचि और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है, क्योंकि बिना किसी रुचि विद्यार्थी को भाषा सिखाई नहीं जा सकती और ना ही उसी तरह प्रेरित होने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ताकि भाषा सीखने के लिए प्रति उत्साह और रुचि बनी रहे किसकी, बच्चे की। अनुबंध का सिद्धांत और सहचार्य का सिद्धांत कौन सा क्या है, क्या कहता है? अनुबंध और सहचार्य में भाषा का विकास में जब बच्चे शैशव अवस्था में शब्द सीखते हैं तो वे सीखने के अमूर्त नहीं होता। अमूर्त मतलब जो इमेजिन नहीं कर सकता चीज़ों को, बल्कि वह शब्द को मूर्त रूप से जोड़कर अधिक शब्दों की जानकारी दी जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज़ हमारे सामने है उसी के बारे में बच्चा आसानी से समझ पाएगा। जो चीज़ अभी हमारे सामने नहीं है चीज़, वो उसको समझने में। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे बच्चा बोतल, दूध को बॉटल कहने के साथ साथ दूध दिया जाता है, वह बच्चा धीरे धीरे दूध शब्द, दूध वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करके उसे समझने की कोशिश करता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देकर आप आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थी भाषाई कौशल याद रखिए, LRSW। ठीक है, ये सीक्वेंस भी होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये चारों ही कौशल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा में। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि बालक को करके सीखने में, करके मतलब बार बार खुद से करना, आनंद का अनुभव में मिसप्रिंट हो गया, अनुभव होता है। भाषा शिक्षण के माध्यम से छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। क्रियाशीलता के अनुसार छात्रों में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम में भागीदारी लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पाठों में अभ्यास कराना, मौखिक और लिखित कार्य कराना आवश्यक होता है। ये भाषा शिक्षण सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होती है? प्रत्येक बालक में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सपोज आपके घर में दो बालक है, एक लड़का है एक लड़की, और वो हमेशा ही दोनों ही उनकी लैंग्वेज में, उनके भावों में, उनके स्वभाव में, उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। कक्षा में छात्रों में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए और छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या किस पद्धति का सहारा लिया जाता है, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। कि बच्चों को जो भी हम सिद्धांत कहने का अभिप्राय है कि जो भी टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पद्धति मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है। आवर्ती का सिद्धांत समझते हैं। भाषा सीखने में आवर्ती का बहुत महत्व होता है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा उतना ही अधिक देर तक याद रहेगा। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि बच्चे उन विषयों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनके अनुसार वास्तविक जीवन से संबंधित, वास्तविक बच्चे रियल लाइफ थे, जो भी उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाता है, यानी कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से जो उसे पढ़ाया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सब्जेक्ट को जोड़ने में। जैसे अंततः पाठ को पढ़ाते समय उन छात्रों को जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो छात्र शीघ्र ही ग्रहण कर पाएंगे। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें कहा जाता है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी प्रारूपों यानी वाचन, जो मैं बोल रही थी, है ना, लिसनिंग, श्रवण यानी सुनना, पठन मतलब पढ़ना, और लेखन मतलब लिखना, तो ये चारों ही कौशल में निपुण होना चाहिए। इन्हीं क्रम के अनुसार हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले आता है श्रवण मतलब लिसनिंग, वाचन माने स्पीकिंग। ठीक है, जब वाचन मतलब बोलते हैं, पठन मतलब पढ़ना, रीडिंग, और लेखन मतलब LW। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है और यही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में याद रखना, अगर हिंदी में पूछा जाता है श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है? मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत होता है कि मातृभाषा का महत्व मातृभाषा शिक्षण आदि कार्य से विद्यार्थी के शब्दों के साथ साथ वस्तुओं का भी समझने, यानी मातृभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंड होता है। मातृभाषा से ही बच्चा आसानी से शब्दों को पढ़ना, लिखना और समझना सीख पाता है। ये इंपॉर्टेंट है।
सूत्रों की, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से भी मैं करवाऊंगी। शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के सूत्र होते हैं जो शिक्षण के दौरान हम इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षण को सीखने में बहुत मदद मिलती है। सरल से, कभी भी उल्टा आता है ना, कभी ये सीक्वेंस आता है कि आपके हर सब्जेक्ट में काम आता है। सरल से कठिन होना चाहिए, ज्ञात से पहले नॉन टू अननोन सब्जेक्ट समझाना चाहिए, जो मूर्त है फिर अमूर्त समझाना चाहिए। फिर ये सारे मैं डिटेल में भी कराऊंगी इनको। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की होता है, अगमन से निगमन की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, बोलना और सुनने की भूमिका। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी के पेडोलॉजी सेक्शन के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए। भाषा क्या होती है? आप सभी को भाषा के साधन है जिसके द्वारा विचारों व भावों को व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर से हम कह सकते हैं अपने शब्दों में दान प्रदान करने को भाषा या माध्यम कहा जाता है। भाषा के कार्य क्या होते हैं? सामाजिक संबंध के लिए। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज के साथ अपनी भाषा को तालमेल विकसित कर सकता है। ठीक है, यही समाज में सीखता है बच्चा। व्यक्तिगत निर्माण में क्या सहायक होता है? व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कहने के बारे जो भी इसके मन के विचार है वो इजीली स्पष्ट बोल देता है, आपके सामने प्रकट कर देता है। इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अंतर शक्ति को प्रकट कर देता है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। कहने का अभिप्राय है कि भाषा शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर, मनुष्य जिस भी पथ पर जा रहा है, जिस भी रास्ते पर जा रहा है, वो उसे अग्रसर हो। भाषा के अभाव में मनुष्य अपने विचारों व भावों को नहीं सीख कर पा सकता। वो कह रहे हैं कि अगर भाषा ही नहीं होगी तो बच्चे अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे, अपनी बात को कैसे स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। तो वही इसका मूल आधार है। फिर है भौतिक क्षमता के अनुसार चिंतन। कहने का अभिप्राय यहाँ पे है प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता यानी अपनी बुद्धि के अनुसार चिंतन करता है, और यही हमारी भाषा बुद्धि संपदा की अभिव्यक्ति कहलाती है। भाषा विकास में बोलने सुनने की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है शिक्षण विधियाँ। अनेक शिक्षण विधियाँ और प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों का श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है। श्रवण कौशल माने सुनने की प्रक्रिया को, जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा देखिए, जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा पढ़ेगा, और जितना अच्छा पढ़ेगा उतना अच्छा लिख पाएगा। तो यही सीक्वेंस होता है, इसके माइंड में ध्यान। इसमें कक्षा शिक्षण करा सकते हैं, टीचिंग पाठ्यक्रम सामग्री संबंधी एक्टिविटी बेस करा सकते हैं, कक्षेतर गतिविधि करा सकते हैं, कक्षा से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आ रहा है बोलने और सुनने की भूमिका में, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कक्षा शिक्षण में हम क्या क्या करा सकते हैं? शिक्षक क्या होता है? शिक्षक जैसे आदर्श और इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बाल गीत गा सकता है, काव्य पंक्तियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनना, जोर जोर से प्रशंसा अभिव्यक्ति कराना, और इसके अलावा पाठ्य सामग्री क्रिया और गतिविधियाँ कैसे कर सकता है? ये सुनने और बोलने की कक्षा में पाठ्यशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता कराना, आशा भाषण कराना, वाद विवाद कराना, समाज वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधारा ला सकता है। वाद विवाद मतलब ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, उसमें होता है प्रतियोगिता कराना। तो इस तरीके से उसको भाषा बहुत ही निपुण होती है। कक्षेतर गतिविधियों में क्या करता है? कक्षा में अलग होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बच्चों को सजग और सचेत करना चाहिए। शब्द भंडार यानी मतलब है कि जो उसकी वोकैब होती है वो भी दिन पे दिन प्रतिदिन जितने नए नए शब्द उसके जोड़ते जाएंगे तो उसकी जो वोकैब है, जो उसकी शब्दकोश है, उसका शब्द भंडार उसमें भी विकसित होगा। सुनने की प्रक्रिया में बच्चों को शब्दकोश में विधि होती है, इसके माध्यम से बच्चा भाषा बहुत जल्दी विधि कर पाता है। शुद्ध उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। शुद्ध उच्चारण सुनने एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके माध्यम से बच्चा शुद्ध उच्चारण करके भाषा कौशल को विकसित कर सकता है। इसलिए कहते हैं बचपन से ही बच्चे को सही और सटीक भाषा सिखानी चाहिए, तुतली भाषा नहीं सिखानी चाहिए। दूसरों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करना। दूसरों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करने का मतलब है सुनना जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरों के मन के भावों विचारों को अपने अनुभवों से समझकर सशक्त हो सकता है, मतलब अपने आप की भाषा को निपुण बना सकता है। सुनने और अन्य भाषाओं के कौशलों को भी विकसित करने में बहुत लाभदायक है, जैसे भाषा कौशल और लेखन कौशल। अब हम पढ़ेंगे बोलने की भूमिका क्या होती है, बोलने में किस तरीके से भाषा को विकसित किया जा सकता है। बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में होती है। जब तक मैं आपको समझा रही हूँ तभी आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। अगर मैं चुप रहूँगी तो मेरी भाषा कुछ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, बच्चों को झिझक समाप्त होती है। जितना भी बच्चा होता है ना, कि आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंटली अपनी माइक पे रख के, और कुछ बच्चे होते हैं घबराते हैं, रोने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो झिझक है वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों को झिझक को आसानी से दूर किया जा सकता है। ये भाषा में सहायक होती है।
भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए क्या सहायक है? भाषा प्रवाह को कुशल बोलना भाषा प्रक्रिया का वह माध्यम है, वह जरिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी भाषा प्रवाह को निपुण, प्रवीण और कुशलता से विकसित कर सकता है। भाषा विकास में विचारों की क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्ध एक सीक्वेंस होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। भाषा विकास के लिए उचित अनुपात या बलाघात आदि की लयता होनी चाहिए। हमें कहाँ भी लगाना है, कहाँ ही लगाना है, कहाँ भर लगाना है, ये सारे बलाघात वाले शब्द होते हैं जिसमें और लय का लगाना है। जब भी हम कविता में पढ़ते हैं तो किस तरीके से कविता को पढ़ा जाता है, कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्व विराम लगाना है, कहाँ ठहरना है, तो ये सारे शब्द हमारी भाषा सीखने के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, थर्ड टॉपिक आता है भाषा अधिगम के व्याकरण की भूमिका क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिगम व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। व्याकरण की अनुगामिनी माना जाता है, मतलब अपनी जिससे बच्चे बहुत जल्दी नियम, अगर व्याकरण के नियम पता होंगे तो आसानी से बच्चा बहुत जल्दी भाषा को सीख पाएगा। ठीक है, पहले भाषा का विकास होता था तब व्याकरण बनता था। अब भाषा शिक्षा में व्याकरण जानना भी अनिवार्य शिक्षक बन गया है। भाषा की शुद्ध रूप से ही, शुद्ध प्रयोग करने से ही 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। शुद्ध भाषा लिखने के लिए व्याकरण में ज्ञान का प्रयोग होता है। जब तक ये भाषा में बोलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, लिखना सीखेगा, तब ही भाषा सीख पाएगा। अदरवाइज व्याकरण का ज्ञान होएगा ही नहीं। वो जितना व्याकरण का ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि भाषा सीखने में शुद्ध तरीके से किस तरीके से होता है। व्याकरण के 2 रूप होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक। औपचारिक होते हैं जिसमें हमें पुस्तक की आवश्यकता होती है, विधिगत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नियम होते हैं, उसके भेद होते हैं, उसके भेद का ज्ञान कराना होता है। दूसरा है अनौपचारिक, कि जब भाषा सीखी जाती है तो बच्चा भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है। व्याकरण में शिक्षण व्यवहार के रूप में करना चाहिए। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है व्याकरण में जब भी उद्देश्य होंगे तो छात्रों को ध्वनियों का ध्यान रखना है। ध्वनियों के माध्यम से सूक्ष्म अंतर होना चाहिए, शब्द योजना होती है, शब्द शक्तियाँ होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी का मेन बेसिकली कह रहे हैं जितनी भी ध्वनियाँ होती है जैसे अ आ इ ई, ये जो ध्वनियाँ होती है इसको शुद्ध तरीके से बोलना सिखाओगे तभी बच्चा भाषा को सीख पाएगा। और उस तरीके से अगला पॉइंट लिखा है कि भाषा सूक्ति लोकोक्तियाँ होती है और मुहावरे होते हैं, इसका भी सही अर्थ में निकालने में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है व्याकरण में। नवीन भाषा की सहायता से कहने का अभिप्राय है सीखने में सहायक होता है। नवीन भाषा न्यू चीज़ें सीखना बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए भाषा सिखाने में बहुत ईजीली होती है। भाषा की प्रकृति क्या होती है, उसके व्यवहारिक ढंग का ज्ञान होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि बच्चा जितनी भी भाषा के नेचर को समझेगा, जितनी भी भाषा सीख रहा है उसमें व्याकरण के ज्ञान को समझेगा, तभी बच्चा व्यवहारिक रूप से सीख पाएगा। और बार बार एक ही बात को बोलती है कि भाषा के कौशलों में पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनने का जितना अभ्यास करेगा, जितना विकास होगा, उतनी ही भाषा जल्दी से सीखेगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं ताकि आपकी रिवीजन के लिए काम है। निगमन विधि वह नियम होती है जिसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं और फिर प्लस उदाहरण बताया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। नियम का मतलब होता है, कहने का अभिप्राय है कि बच्चे को सबसे पहले नियम के बारे में बताएंगे, फिर हम उदाहरण देकर समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे सपोज मैं संधि पढ़ा रही हूँ तो संधि पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये विधि यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसके नियम बता देते हैं, फिर बच्चा उसमें उदाहरण दे के हम बच्चों से पूछते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का है। तो स्वर संधि में आपका विधि संधि है, गुण संधि है, यन संधि है, अनादि संधि है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। ठीक है, जो चीज़ है इसमें अमूर्त से मूर्त की और भी हम पढ़ेंगे। इसको उल्टा कहते हैं। जो अमूर्त होता है जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, जिस इमेजिन कर रहे हैं। सपोज मैंने आपको बोला पक्षी, तो कोई भी पक्षी आपके माइंड में होगा, उसके बारे में आप बताओगे। और जो चीज़ हमारे सामने है, जैसे सपोज मैंने आपको बॉल रख दी बच्चे के आगे, तो वो बॉल करके उसके बारे में देख कर एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब आगमन विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्यों करती है? इसमें सबसे पहले बच्चे को जब भी पढ़ाया जाता है तो हम उदाहरण के साथ नियम पढ़ाए जाते हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इसका प्रयोग किया जाता है। ये चार ही तम आगमन विधि के आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था, इस विधि में शिक्षक को बच्चे उदाहरण देकर फिर नियम को समझाते हैं। जैसे उसमें होता था नियम देते थे फिर उदाहरण समझाते, इसमें उल्टा होता है। तो इसको खेल विधि क्या होती है, खेल कर करके इस बच्चे को सिखाया जाता है। ये छोटी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले वे मेथड सिखाया जाता है।
रोल प्ले वाले जो मेथड होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप दिए जाते हैं। ग्रुप में बच्चा खेलता है और डिस्कशन करता है। तो ये खेल मेथड छोटी क्लास में, और ये किसने दिया था? हिलेरी ने दिया था, तो याद रख लेना। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसी भाषा को शिक्षा देनी चाहिए जिस भाषा में बच्चा सीखना चाहता है। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ये इंग्लिश में आप करोगे। जैसे मान लो सपोज मैंने आपको हिंदी भाषा सिखाई है, इंग्लिश भाषा का बता देती हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है कि सपोज मैंने आपको कोई भी भाषा सिखाई है, भाषा को जैसे सपोज माने इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा को मैं ट्रांसलेट कर करके, जैसे मान लो इंग्लिश भाषा को मैं हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्लास में, टीचर जो होती है। लेकिन ये मैटर बहुत ही ज़्यादा, अब सपोज़ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही भाषा को समझनी आनी चाहिए। आपको ट्रांसलेट करके बार बार टीचर नहीं बताती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रांसिस के तो राइटर थे। संवाद विधि क्या होती है? ये प्लेटो ने दी थी। संवाद विधि में क्या होता है? ये विकसित होता है किसी भी संवाद, यानी जिसको बोलते हैं हम ड्रामा करते थे, कन्वर्सेशन करते, दो व्यक्ति के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम संवाद विधि कहते हैं। चिल्ड्रन गार्डन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में कहते हैं। इसमें बच्चों में रोचक तरीके से क्रिएटिविटी करा है। फ्रोबल ने दिया था। इसमें बच्चों ने क्या करा था? इसमें बच्चों को क्रिएटिविटी तरीके से चीज़ें सिखाई जाती है भाषा। फिर प्रश्न विधि है कि जितना हो सके बच्चों को जितनी क्यूरियोसिटी होती है प्रश्न पूछने में, उतना ही आपको आंसर देने में होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विधि है। सुक्रांत ने दी थी ये विधि। वैज्ञानिक विधि भी है। लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करके सीखना। करके मतलब खुद से सीखना चीज़ें। गुड वर्ड स्केटर्स ने दी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके सीखना। उसके बाद है भाषा सत्तर विधि। ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्याकरण शिक्षण विधि है। ये एक व्याकरण शिक्षण है इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण को ज्ञान दिया जाता है और प्राथमिक कक्षा में काम आती है। छोटी कक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आते भी है, स्टार लगा लीजिए, बहुत कुछ है। सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या होती है? इस विधि में एक ऐसी कौशल विधि है जो एक ही कौशल का सिखाती है। इस विधि में सिर्फ एक ही तरीके से एक ही चीज़ को हम सिखाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, तो इसका प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं। तो इसका रॉबर्ट ब्रूश ने लिखा था। उसके बाद है मेटा संज्ञान विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। मेटा संज्ञान विधि वो होती है जो हमारी स्मृति और हमारे अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर मेटा संज्ञान का उत्पन्न करती है। इसका अभिप्राय यह है कि सूचनाएं जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करें, सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करने का प्रयोग करता है। क्लासिफिकेशन कर करके हम भाषा को सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला है मानचित्रण। मन मानचित्रण क्या होता है? माइंड मैपिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में, क्या होता है सपोज हमारे माइंड में कोई चीज़ है, अब उसको हम पिक्चर के माध्यम से सर्च करें, खोजबीन करें, वो हमें माइंड मैपिंग कराता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसलेगुलेटिंग लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही पूछा जाता है। जब हम परंपरागत तरीके को छोड़कर, यानी पुराने तरीके को छोड़कर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा रहे हैं, उस तरीके को छोड़कर नए और आज के आधुनिक तरीके को पुराने तरीके को अपना छोड़कर नए कंसेप्ट को सीखते हैं, उसको हम कहते हैं ये शब्द। ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग। पोर्टफोलियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार पिछले साल भी पेपर में पूछा गया था। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? ये एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे के निश्चित अवधि के कामों को संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। सपोज एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बच्चे की उपलब्धि क्या होती है, इसकी कमियाँ क्या होती है, इसकी प्रगति क्या होती है। महत्वपूर्ण जानकारी बच्चे की होती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। ठीक है, पोर्टफोलियो इसलिए बनाया जाता है जिससे बच्चे का पता चल सके, आंकलन मतलब मूल्यांकन आसानी से हो सके। स्किमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। स्किमिंग मतलब होता है कि बच्चा सामग्री खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल न्यूज़पेपर। उल्टा इसका होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि एक विशेष, यानी कि आपने देखा हो न्यूज़ में बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी होती है, उसको पढ़ना। सिर्फ किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार करना। इसमें होता है पूरी चीज़ें पढ़ना। इसमें होता है सिर्फ हेडलाइन पॉइंट पढ़ना, हेडलाइंस जो होती है न्यूज़पेपर में उसको पढ़ना। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आईसीटी का रोल क्या है? ये एक ऐसी सामग्री है जो सूचना को संचित करने और प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल। इसके माध्यम से शिक्षार्थी नए रूपों से प्रचलित होते हैं। रूबिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा उपकरण है जिसमें उपयोग शिक्षक द्वारा लिखित कार्य, परियोजनाएं, भाषा और विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों का आंकलन असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें बच्चों की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्वेन के उत्पाद के परिणाम क्या होते हैं? कह रहे
बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा के निर्माण के माध्यम से सीखी हुई भाषा को शिक्षार्थी उत्पाद या परिणाम को उत्पादन यानी प्रोडक्टन को ध्यान में रखते हुए अधिक संभावना होती है। कहने का अभिप्राय है जो भी भाषा बोली जा रही है, लिखी जा रही है, उसका कोई भी भाषा का माध्यम से, जिस भी माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी भाषा से सीखी जा सकती है। वो भाषा चाहे शिक्षार्थियों का कितना परिणाम निकला है उसको भी ध्यान देने के लिए होती है। अगला है भाषा संबंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहला है डिसलेसिया। डिसलेसिया आ जाए, लेसिया आ जाए शब्द, डिस मतलब होता है विकार और डिसलेसिया मतलब होता है पढ़ने से संबंधित विचार। ठीक है, स्टार लगा लीजिए सारे क्वेश्चन पे, ये हमेशा आता है पेपर 1 और पेपर 2 में। डिसग्राफिया, लेखन से संबंधित विचार, सपोज हाथ हथेली की कमी के कारण होता है। डिसकैलकुलिया, गणितीय, गणित से संबंधित गणना संबंधी विकार होता है। डिसमोफिया, मोफिया मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति, जैसे भ्रम होता है कि ये सही है क्या गलत है दिमाग में। डिसफेसिया, बोलने से संबंधित, फेसिया मतलब बोलने से संबंधित होता है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया शरीर कौशल से संबंधित विकार होते हैं। और डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित कार्य होते हैं। और ये होता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन अब नहीं पूछी जाती, पहले पूछी जाती थी। उसके बाद ये ऐसी स्थिति है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य स्थिति होती है जो असामान्य स्तर के कारण बनती है, जिसमें बच्चा एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ऑटिज्म मस्तिष्क में अंतर के होने के कारण होता है। इसमें आंखों से संपर्क करना नहीं कर पाता, कम कर पाता, प्रतिक्रिया कम होती है, देखभाल करने वालों पर अति उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है। ये सारी अवगत है। भाषा सीखने के कौशल जो विकसित करने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं, इसकी टर्म याद रखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये फिंगर से मतलब मैं इसे फिंगर से लिख रही हूँ तो इसलिए रहेगा, मैं इसके बाद में दी में उसके बाद इसके दो टर्म्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है ग्रहण करना, ग्रहण मतलब ग्रहणात्मक कौशल होता है, दूसरा होता है उत्पादक कौशल। ठीक है, इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे इसको। अर्थ ग्रहण करना और एक होता है समझना। अर्थ मतलब किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ कितना समझ, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है, ये अर्थ ग्रहण होगा। इसमें 2 कौशल आते हैं, श्रवण कौशल इसमें, और इसमें होता है वाचन कौशल, मतलब पढ़ना और सुनना आता है। ध्यान रखिए, अगर इसको तो L इंग्लिश में समझ लीजिए, श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब रीडिंग यानी पढ़ना। इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रहण कौशल जो होता है, ग्रहणात्मक कौशल जो होता है वो अर्थ ग्रहण करता है, लेकिन इसमें कौन से कौशल आते हैं, तो इसमें आता है लिसनिंग एंड रीडिंग। सेकंड होता है उत्पादक, जिसको चीज़ों को समझ में आना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको कितना समझ में आ रहा है, तो मौखिक रूप से मैं बोल रही हूँ और आप उसको लिखित रूप से कितना समझ पा रहे हैं वो होता है। तो यानी कि इसको बोलते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 2 कौशल उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है, याद रखना, ये निष्क्रिय होते हैं, ये सक्रिय होते हैं। इसमें बच्चा जो होता है हमेशा एक्टिव रहता है, और इसमें थोड़ा सा सुनना है नहीं सुनना, कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे, तो ऐसा भी बच्चे होते हैं। शिक्षण हमें चारों कौशल को साथ में लेकर सिखाना होता है। टीचिंग जब भी करानी है तो इन्हीं चारों कौशल को लेकर साथ में टीचिंग करानी है। भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग है। जैसे श्रवण कौशल, अब श्रवण कौशल के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। श्रवण कौशल मतलब होता है सुनना, ठीक है, जितनी जल्दी हम सुनेंगे उतनी जल्दी अच्छा सुनेंगे, तो इसको कहते हैं घनात्मक कौशल कहते हैं, ग्रहात्मक कौशल कहते हैं। बच्चा जन्म के बाद जो सुनने लगता है ये ध्वनियों और उसके ज्ञान का आधार बनती है। कहने बच्चे जितनी अच्छी ध्वनियों को सुनेगा उतना अच्छा भी कर पाएगा। उसके बाद श्रवण कौशल में क्या क्या चीज़ें आती है, कहानी सुतलेख आती है, भाषा आती है, प्रश्न उत्तर और कविता सुनना, ये सारे कौशल इसमें विकसित होते हैं। उसके बाद यह रहेगा श्रवण कौशल में अन्य भाषा कौशल के विकसित करने का प्रमुख आधार होता है, मतलब अन्य भाषा भी इससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इनसे सुने हुई ध्वनियों को सूक्ष्म अंतर को पहचानने में मतलब जो भी ध्वनियाँ हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उसको सुनने में बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है, यानी कि आपकी कैपेसिटी होती है, यानी कि क्षमता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है जब भी हम भाषा को सिखा रहे हैं तो भाषा में जो साहित्यिक रुचि के प्रति पैदा हो जाती है कि बच्चा आगे आगे इस भाषा को लेने में। दूत कार्य मतलब होता है शुद्ध सामग्री, भली भांति से जो भी हम सामग्री दे रहे हैं उस सामग्री को बार बार में सुन रहा है, समझ रहा है। सपोज मैं ही आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ और चैप्टर को वो सुनेगा, बार बार पढ़ेगा, तो वो उसके अंदर ग्रहण हो रहा है, यानी कि उस चीज़ को वो समझ रहा है। भाषा की मौलिकता जागती है, भाषा में मानसिक प्रक्रिया बौद्धिक विकास विधि होती है।
ग्रहणशीलता की मनन स्थिति बहुत विकसित होती है, बहुत ज़्यादा विकसित। इसमें शिक्षण विधि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें बार बार में वाचन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। इसमें विद्यार्थी को कक्षा में अन्य छात्रों द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, अरोह वरोह का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, कहने का अभिप्राय है जैसे मैं पढ़ना चाह रही हूँ, स्वर से वाचन होता है। इसमें विद्यार्थी कक्षा में अन्य छात्रों द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर, अब यहाँ पे मैं ठहर गई, ठीक है, ये यति, गति और आरोह मतलब सही आगे सीक्वेंस में चलना, शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि भाषा को सीखने के लिए हम सही चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ही भाषा श्रवण कौशल विकसित होता है। उसके बाद कह रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक प्रश्न पूछ सकता है, इसमें बार बार कहानी कहना, इसमें अध्यापक को कहानी सुनता है। जब बच्चा कहानी, छोटी छोटी कहानियों को सुनता है तो बच्चा ही इंटरेस्ट लेता है और बच्चा भाषा सीखने में बहुत ही ललायित होता है। भाषा सीख विधि क्या होती है, सबसे विकसित साधन है, इसमें प्रशिक्षण कौशल देने में प्रयुक्त होता है। प्रशिक्षण कौशल मतलब जो भी हम टीचिंग सिखा रहे हैं, जैसे हम बोलने में भाषण दे रहे हैं, उसमें भाषा में किस किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसकी शिक्षण सामग्री कौन कौन सी यूज़ होगी, ये ध्यान में रखना है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इसमें छात्रों को प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल को विकसित करना है। ये सारे ग्रामोफोन पता है, कानों में लगाते हैं, और टेप रिकॉर्डर जो सुनते हैं। उसके बाद रेडियो बहुत है, चलचित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं। कंप्यूटर आजकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, प्रगति में हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। अब नेक्स्ट कौशल है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य अपनी जो हम बोल सकते हैं अनुभूति और मनोविज्ञान से विकसित होती है। इसके महत्व हैं कि इसमें क्या करते हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा इसमें जब भी बच्चा बोलता है, अनुकरण और अभ्यास के कारण अवसर मिलते हैं। यह विधि सरल और सहज होती है। इसमें विचारों का आदान प्रदान, कई जानकारियाँ विकसित करता है। अशिक्षित व्यक्ति भी बोलकर अपने ज्ञान को अर्जित कर सकता है। जो हो सकता है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति ने आपस में उनकी भाषा कितनी अच्छी होती है और कितने एटिकेट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बालकों का उच्चारण सिद्ध होता है। इसका उद्देश्य होता है बालकों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना होता है। उसके बाद है, इसमें छात्रों को स्वाभाविक रूप से या परस्पर भाषा को सीखने में या वार्तालाप करने की आदत विकसित कर सकता है। इसमें शिक्षण विधि कौन कौन सी यूज़ होती है देख लेते हैं। जैसे वार्तालाप करना, बातचीत करना, स्वर से पढ़ना, लय से, गति से, प्रश्न उत्तर पूछना, ग्रुप डिस्कशन करना, पाठ का सार पढ़ना, भाषण देने में भाषा को बोलना अच्छा है, कहानी सुनना, कहानी जिस तरीके से बोलो कि चित्र का वर्णन करना। सपोज आपको एक पिक्चर दे दी बच्चों को और बच्चों को बोलो कि ये एक्सप्लेन करो, तो उससे भी भाषा बहुत जल्दी सीखता है। कविता सुनना या सुनाना, भाषण देना और नाटक प्रयोग करना, नाटक में भी बहुत जल्दी भाषा बच सकता है। अगला है पठन कौशल। एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ रही, शॉर्टकट में। इसमें किसी भी लिपि को पहचान कर उसका उचित रूप से उच्चारण करना और अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में मैं पढ़ रही हूँ, जैसे सपोज मैं कोई भी पढ़ रही हूँ और आपको कितना समझ में आ रहा है, ये जरूरी है। इसमें छात्रों में पुस्तक का अध्ययन करके अपने ही उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। पठन कौशल में छात्रों को विज्ञान ज्ञान भी, व्याकरण ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसमें मनोरंजन करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जब भी हम भाषा पठन कौशल करते हैं तो पठन कौशल में बालकों को स्वर के आरोह वरोह ऐसा क्रम के अभ्यास कराया जाता है जिससे अपने भावों को अनुकरण स्वर में पढ़ सके, सही ढंग से पढ़ सके। पठन कौशल के माध्यम से बच्चा उचित शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। सपोज आपको एक ही शब्द पर बार बार ध्यान जाता है। पठन में अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, नियम, निगम, स्वरता का आदि का संस्कार भी होना जरूरी है। पठन कौशल में कौन कौन सी विधि यूज़ होती है। पठन कौशल में वर्णबोध विधि यूज़ होती है। वर्णबोध में जिसमें वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। और ध्वनि साम्य विधि, इसमें वर्ण बोध को शुद्ध किया जाता है। स्वर उच्चारण विधि, इसमें स्वरों, अक्षरों और शब्दों को स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप छोटे क्लासेस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता है। देखो, ये भी छोटी क्लासेस में अर्थ ग्रहण कर देखो और कहो विधि। इस विधि में बच्चों को वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, छोटी क्लासेस में होता है। अध्यापक का अनुकरण यानी नकल करते हुए बच्चों को शब्द उच्चारण करते, बच्चों टीचर जो भी शब्द बोल रही है बच्चे उसको रिपीट दोहराते हैं, तो उससे भी पठन कौशल में विकसित होता है। उसके बाद है वाक्य विधि। वाक्य विधि में वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ता है, अपने शब्दों में बोलता है। कहानी विधि, इसमें छात्र छोटे छोटे वाक्यों में निर्मित कहानी, चार्ट या चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुकरण विधि हो चुकी है कि अध्यापक एक एक शब्दों को दोहराता है, बच्चा उसका नकल करता है, अनुकरण करता है, कॉपी करता है। संपर्क विधि क्या होती है,
मारिया मोंटेसरी ने दी थी। इसको इम्पोर्टेंट है। इसमें छात्रों को पहले चित्र, खिलौने और वस्तुएं आदि दिखाकर परिचित किया जाता है, फिर वर्ण और शब्द से परिचय। छोटी क्लासेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग। लास्ट कौशल है लेखन कौशल। लिखने वाला कौशल कैसे विकसित करेंगे? इसके मतलब है कि भाषा में शिक्षा प्रतीकों की पहचान कर उनको बच्चों की दक्षता और निपुणता प्रदान करने में लेखन कौशल महत्वपूर्ण योगदान डालता है। ये सारे ही कौशल पढ़े। इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को जितनी तरीके से बोलेगा, जितनी तरीके से सुनेगा, छात्र सुपाठ्य लेखन लिख सके, सुंदर राइटिंग में सही ध्वनि को, सही मुहावरे का ज्ञान हो सके। छात्रों में ध्वनि, शब्द, मुहावरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छात्रों में वाक्य, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को क्रम के अनुसार अर्थ कर सकता है। लेखन ज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट है लेख सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना, लेखन प्रभावशीलता, क्रमबद्धता से लिखना, भाषा व्याकरण जो होती है स्पष्ट हो। लेखन विधि में मोंटेसरी विधि में क्या होता है? जिसमें इस विधि में बालक आँख, कान, हाथ तीनों ही समूचे तरीके से प्रयोग कर सके, तीनों चीज़ें ही यूज़ कर सके। रूपरेखे अनुकरण की विधि। इस विधि में शिक्षक चौक पेंसिल से बिंदुओं को लिखता है और शब्द वाक्य लिखे हुए छात्र उन पेंसिलों पर निशान लगाकर बोलते हैं। सुलेख पता ही है आपको। सुलेख लेखन लिखाना, लेखन प्रयास में अभ्यास करना, लिखने का अभ्यास कराना। अनुलेख मतलब होता है सुंदर लिखावट करना। शुतलेख तो आप सभी को पता है, जो भी शब्द बोलेगी मैडम सुनकर लेख लिखना। भाषा में कहाँ ठहराव है, आ ई, जैसे आम, आ मुँह। अध्यापक बोलता है, बालक उसका कथन को सुनकर लिखता है। ठीक है, ये श्रवण कौशल के बात हो गई। ये खत्म हो गया चैप्टर श्रवण कौशल वाला। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता का मतलब होता है दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलना और व्यक्ति को बहुभाषी कहते हैं। जिसमें बहुभाषी के पॉइंट पूर्ण यूज़ कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग माना जाता है। बहुभाषी एक बहुभाषीय देश है जिसमें त्रिभाषा शक्ति के कार्यान्वित करने के लिए कई नियमों की वजह बहुभाषिकता को है। बहुभाषिकता का मतलब है एक साथ तीन लैंग्वेज को सिखाना। वो तीन तरीके के लैंग्वेज, जैसे सपोज आपने मातृभाषा हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली और तीसरी लैंग्वेज को सिखाना, वो भी कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है। बहुभाषिकता का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास और यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और शैक्षिक समाप्ति के बीच में सकारात्मक जुड़ाव हो। बहुभाषिकता के गुण से बच्चों के रचनात्मक कार्य को विकसित करने में सहायक होती है। बहुभाषिकता में भाषा शिक्षण में कौन कौन सी भाषा चुनौतियाँ आती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। कक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता है। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें सभी तरह के क्षेत्र की भाषा में अंतर होता है, जो प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया में बाधित करने के साथ साथ छात्रों के क्षेत्रीय भाषाओं पर भी प्रभाव डालती है। दूसरा है बालकों को संप्रेषण मतलब बोलना, कम्युनिकेशन कराने वाली विकसित कैसे करें। छात्रों में संप्रेषण के विकास के लिए भाषा का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, बालकों को भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए। भाषाई सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अधिगम में छात्रों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों में प्रति रुचि और उपयोग ही एक समस्या बन सकती है। अब इसका समाधान कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट है भाषा को बहु कक्षा में शिक्षक को मातृभाषा पे अवसर देना चाहिए। इसकी जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा में विद्यालय देकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है, हम पे देख लेते हैं तीसरा। बहुभाषी कक्षा में जब भी बहुभाषी कक्षा होगी जिसमें एक लैंग्वेज से दो से तीन लैंग्वेज आ रही है, तो वहाँ पे किस तरीके की लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा टीचर को प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा के परिवेश के अनुसार होते हैं, यानी कि जो उसकी मातृभाषा से उसने सीखी हो तो उस लैंग्वेज में उसका प्रयोग करना चाहिए। इसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट है कि बच्चों में त्रिभाषीय सूत्र को के मूल भाव के साथ लागू करें और मूल भाव के साथ लागू करके ताकि बहुभाषी संवाद और माहौल को बढ़ावा दे। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन आ गया। मूल्यांकन हर चीज़ में काम आएगा आपके। इसके बाद मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जिसमें बच्चा उद्देश्य सीखने वाली भाषा का संरचना और एक रूपता की समझ का आंकलन करना है, असेसमेंट करना है। सीखना जो होता है वो मूल्यांकन भाषिक ज्ञान, उसकी जो भाषा ज्ञान है और संप्रेषण कम्युनिकेशन कौशल को दोनों स्तरों पर विकसित करता है। मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र ग्रहण किए जाने वाले ज्ञान का पता चलता है। अध्यापक मूल्यांकन का निर्धारण बच्चों के लिए खुद करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षण विद्यार्थी बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन करना क्या होता है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी की भाषाई कौशल यानी कि LSW दक्ष होने या ना होने का आंकलन करता है। किस तरीके से बच्चा कितना भाषा को सीखा है वो उसका आंकलन करता है, उसका असेसमेंट करता है। अध्यापन या अध्ययन को प्रभावशाली बनाता है। मूल्यांकन इसमें विद्यार्थी की रचनात्मक और सृजनात्मक कौशल को विकसित करता है। विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन निकालता है।
विधियाँ कौन कौन सी यूज़ होती है इसमें? लिखित में आपके निबंध हो गए, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय सबसे छोटे, और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। मौखिक मतलब बोलना, मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है। ठीक है। प्रायोगिक क्रियात्मक, इसके मतलब है कि गणित और प्रैक्टिकल और विज्ञान संबंधी विषयों के पक्ष मूल्यांकन करना। निरीक्षण क्या होता है? विद्यार्थी की गतिविधियाँ उसके व्यवहार का निरीक्षण करना। संचय अभिलेख क्या होता है? पढ़ लेते एक एक करके सभी के बारे में, क्योंकि ये आपके सब में काम आएंगे। अध्यापक विद्यार्थी की गतिविधियों की जांच करना। घटनाविद क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में होने वाली संबंधित कार्यक्रम में मूल्यांकन करना। रेटिंग स्केल में क्या होता है? इसमें बच्चे को समक्ष और उसकी पंक्ति बनाई जाती है, इस तरीके से पंक्ति बनाई जाती है, इसको इनाम दिया जाता है A, B, C, और इसमें लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है भाषा को। कविता से आलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है, उसमें हम निर्णय लेते हैं ये सही है, ये 1 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का, ऐसे कैटेगरी में उसको मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेड दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक होता है बच्चे की जो भी कमी है उसको पहचानना और पता लगाना। ठीक है। दूसरा उपचारात्मक, जो भी कमी है उसको दूर करना, ठीक करना या उसका सुधार करना, उसको उपचारात्मक कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका महत्व क्या होता है? शिक्षण संबंधी कठिनाइयों और कारणों को दूर करता है। विद्यार्थियों के ज्ञानपरक अशुद्धियों को दूर करता है। भाषा संबंधी आदतों को भी दूर करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है उसके आधार पर सुधार करना। इसके साथ ही यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई अनुभव कर रहा है। व्यापक का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने से होता है। ठीक है। इस तरीके से होता है सतत और व्यापक प्रक्रिया, दोनों याद रखना। उसके बाद है प्रशिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रशिक्षण के प्रकार व्यक्तिगत और एक ही समय में एक ही व्यक्ति का अध्ययन करना। मानकीकृत प्रशिक्षण क्या होता है? शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं, मतलब जिसको नॉलेज हो। आत्मनिष्ठ परीक्षा क्या होती है? जिसमें परीक्षा जो लेता है परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर लेता है। वस्तुनिष्ठ, यदि एक परीक्षा में एक ही विद्यार्थी को अलग अलग प्रशिक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाते हैं। निपुणता क्या होती है? जिसमें बच्चे को विशेष आम काम के संबंधी उपलब्धि मापन कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से मेन है। अब स्टीफन क्रैश की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। स्टीफन क्रैश ने द्वितीय भाषा को सिद्धांत को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था जो दूसरी भाषा सीखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके कुछ प्रकार दिए थे। स्टीफन क्रैश ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पना को दिया था। सबसे पहले एक तरीके से समझ लेते हैं। अधिग्रहण यानी मतलब होता है अर्जन, और सीखने की मतलब लर्निंग। तो एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस, इसका मतलब होता है पॉइंट्स पे पॉइंट पढ़ लेते हैं। अर्जन करके दूसरी भाषा को आसानी से सीखा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें भाषा टारगेट लैंग्वेज को स्कूल में सबसे पहले एक्वायर करता है। टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं एक्वायर करता है, यानी दूसरी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है वो भाषा बिना किसी हेल्प से सीखी जा सकती है। सपोज उसको दूसरी लैंग्वेज को भी हमें बिना किसी ज़रूरत से इसमें हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे कि जो भी भाषा है वो कैसे सीखी जा सकती है। तीसरा है कि इन्वायरमेंट और कम्युनिकेशन के तरीके भी सीख सकता है सेकेंड लैंग्वेज से। सेकेंड लैंग्वेज को इस प्रकार सिखाया जाए कि बिना लर्निंग से, बिना याद किए ही भाषा को अर्जित कर ले, बिना ही मेहनत किए ही वो भाषा को आज़ादी से सीख सके। समझ में आ गया होगा कि कहने का भी प्राय ये है, जो भी भाषा सिखाई जा रहा है टारगेट लैंग्वेज या उसको बोल सकते हैं दूसरी भाषा, वो आसानी से बच्चा इस एज के बच्चे जो होते हैं वो सीख सकते हैं। उसके बाद है मॉनिटर करना। जो भी भाषा सीखी है उसको किस ढंग से सीखी है, किस नियम से सीखी है, उसमें निगरानी करना, उसको देखभाल करना। कैसे? सपोज आपको यहाँ पे देखा, अर्जन करने के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता रहता है। जो भी भाषा सीख रहे हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उस भाषा में, उसमें इसमें बच्चा स्कूल जाने से पहले गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से सही तरीके से सिखाया पाता है। कहने का अभिप्राय है जो भी उसने भाषा मतलब जो भी लैंग्वेज उसने सीखी है, एक्वायर की है, कुछ भी सीखा है, उसको सही ढंग से सिखाना। सपोज मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अर्जन देश को देश बोलता है, कुछ भाषा देश बोलते हैं तो उसको सही तरीके से सिखाना। देश, चिंगारी, तो इस वर्ड को सही से तरीके से प्रोनाउंस कराना सही तरीके से, इस पर निगरानी रखी जाती है। थर्ड पॉइंट है जो इन्होंने दिया स्टीफन क्रैश ने, प्रकृति आदेश परिकल्पना, यानी कि नेचुरल हाइपोथेसिस। इसमें बच्चा अपनी भाषा को एक ही सीक्वेंस में सीखता है। ठीक है। जो भी भाषा सीखी है उसको सही ढंग से सिखाना और एक ही सीक्वेंस में सिखाना। इसमें बच्चे में किसी प्रकार के नियमों को थोपा नहीं जाता, बल्कि नेचुरल तरीके से सीखने के लिए मौका दिया जाता है। इसमें ये वाला थर्ड पॉइंट है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
निवेश, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निवेश क्या होता है, बोधगम्य भी बोला जाता है इसको, निवेश परिकल्पना बोलते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया था कि माइंड में रहे, क्योंकि हिंदी में पूछा जाता था, हिंदी में ही आएगा नाम। बच्चे को कुछ निवेश मतलब इनपुट देंगे, जो वस्तुओं के माध्यम से, जो किसी भी चीज़ से, मतलब भाषा, शब्दों से भाषा को कुछ भी, शब्दों से भाषा से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है उसमें बोधगम्य हो, उसको क्या इनपुट मिल रहा है जो भी उसने सीखा है। इसमें क्रैश ने कहा है कि भाषाएं क्षमता केवल तभी उन्नत होती है जब भाषा अवचेतन अनकॉन्शियस रूप से प्राप्त हो जाती है और उसे सचेत सीखने का प्रयोग मिलता है। जैसे मैंने भाषा सीख ली अनकॉन्शियस तरीके से, उसको हम कॉन्शियस तरीके से सहज रूप से प्रोडक्ट के रूप में, स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें इनपुट में क्या कहने का अभिप्राय है कि विद्यार्थी जो भी भाषा शिक्षा सीखता है वर्तमान समय में थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मान लें, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि बच्चे ने जो भी भाषा सीखी है उसका जो लेवल है वो और ऊपर होना चाहिए, यानी कि जितनी भी भाषा सीखी है उसकी एक लेवल, वो किसी की भी हेल्प ले सकता है, किसी की ज़रूरत ले सकता है, उसका जो इनपुट है वो और ऊपर होना चाहिए, एक ही जगह पर इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट है ये प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव फिल्टर, ऐसा। इसमें प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से शिक्षार्थी को सीखना चाहिए, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें क्या है, ऊपर वाले में मोटिवेट करना चाहिए। इनपुट में मतलब कहने का अभिप्राय है जो भी भाषा सिखाई जा रही है, थर्ड में इनपुट हाइपोथेसिस में, उसमें मोटिवेशन करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चा और लर्निंग अच्छी तरह से सीख सके। अगर सपोज आपको कोई भी लर्निंग करा रहे हैं और कोई भी कल्पना बाधक हो रही है, मान ली सपोज मैं भी कोई इस पीरियड में बच्चा क्या होता है जिसमें जो भी भाषा सीखी हुई है, अगर उसको कोई भी तनाव हो रहा है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, रुकावट पैदा हो रही है शिक्षार्थी को सीखने में, तो हम उसे मोटिव करेंगे, उसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंट अर्जित करेंगे ताकि वो भाषा को आसानी से सीख पाए, ठीक है। ये तरीके से है, सेल्फ कॉन्फिडेंट उसका बढ़ाएंगे ताकि वो एक्वायर करे। अब जीन पियाजे ने दिए थी भाषा के सिद्धांत पर क्या कहा था। जीन पियाजे 1896 में और 1980 में इसकी मृत्यु। स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जीन पियाजे। उन्होंने कहा था कि भाषा जो होती है वो इको यानी अहम केंद्रित होती है, इको सेंट्रलिज्म होती है, माना जाता है। इसमें कहा जाता है अहम केंद्रित का मतलब है खुद को केंद्र में रखकर, सेल्फ सेंटर में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अतः बच्चा खुद को केंद्र में रखकर भाषा सीखता है। उन्होंने सेकेंड पॉइंट दिया था, जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा जो भी होती है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है ना। उसके बाद कह रहे हैं, उनके अनुसार कहते हैं कि भाषा जो होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को विकसित करती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा पहले से ही भाषा का जो सीक्वेंस होता है वो सब कुछ जानता है, और उसके पहले, सबसे पहले इसमें कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है पहले विचार आते हैं, पहले यानी कि आपकी थॉट आएंगे फिर आप भाषा सीखोगे, ये उनका मानना था। ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले विचार फिर भाषा आती है, ठीक है। उसके बाद है, जीन पियाजे ने कहा था जो भी भाषा हम सिखा रहे हैं, जो भी हमारे विचार है, विचार से पहले भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जीन पियाजे कहते हैं कि इस आत्म केंद्रित जो होता है जिसमें बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है, यानी खुद से ही अपने आप ही बोल बोल कर भाषा को सीखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे की। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो खुद से ही बोल बोल कर भाषा को आसानी से सीखते हैं, ये आप सभी को पता है। लीव वाइगोस्टी ने भाषा के बारे में, भाषा और विचार के बारे में क्या कहा था। लीव वाइगोस्टी कहते थे कि भाषा जो होती है वो 3 चीज़ों से इंक्लूड होती है, एक तो हमारे कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, ये तीनों ही हमें वाइगोस्टी ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है भाषा सिखाने में, भाषा सीखने में बच्चा जब भाषा अपने परिवेश में समाज और से संपर्क स्थापित करने का परिणाम होता है। इसमें इन्होंने कहा था कि जब भी बालक होता है अपनी भाषा या परिवेश के साथ अंतर क्रिया करता है, अंतर क्रिया का मतलब इंटरेक्शन करता है, तभी भाषा को वो आसानी से सीखता है या इंटरेक्ट करता है। लीव वाइगोस्टी ने कहा था कि जो भी लैंग्वेज वो सिखा रहा है मानव विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। जैसे लैंग्वेज इज़ अ टूल, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज बहुत अच्छा टूल होता है जिसको हम भाषा को सिखाते हैं। लीव वाइगोस्टी ने कहा था, 3 टर्म्स दी थी, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके अनुसार कहा कि निजी भाषा, जो निजी भाषा होती है यानी कि प्राइवेट स्पीच होती है जिसमें बच्चा मन ही मन बोलकर अपनी भाषा को विकसित करता है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ठीक है। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसके बाद लीव वाइगोस्टी ने कहा था, दूसरा नाम दिया था सिद्धांत का, सामाजिक, सोशल और कल्चर भी सिद्धांत भाषा सिखाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उसके बाद है
आंतरिक क्रिया मतलब होता है इंटरलाइजेशन, जिसमें बच्चा क्या करता है, बाहरी वातावरण के अवलोकन मतलब ऑब्जर्व कर कर अपनी भीतरी आत्मसात यानी एस्टिमेशन कर कर सीखता है। और यह संज्ञानात्मक विकास इसमें क्या कहते हैं, दोनों ही विकसित होता है, भाषा और विकास दोनों ही विकसित में सहायक होता है। इन्होंने कहा था इनके अनुसार जो होती है भाषा जो होती है वो विकास के दौरान 3 तरीके से बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इनर स्पीच जो होती है निजी भाषा होती है, जिसको हम अंतःक्रिया मतलब बच्चा खुद ही मन में बोल के भाषा सीखता है। इसमें 3 से 6 साल की उम्र का होता है। फिर आता है सोशल स्पीच में बच्चा क्या होता है, 2 साल की उम्र का होता है, जिसमें बच्चा समाज के अकॉर्डिंग सीखता है। फिर आंतरिक मौन वाक होता है, साइलेंस इनर होते हैं, इसमें बच्चा बिना बोले ही मन में ही, जैसे होता है ना, हम एक साइलेंटली बिल्कुल बोले ही हम पढ़ते हैं। इसमें आंख वाक के द्वारा बच्चा खुद से बातचीत करता है। पहले का अंतर बता रही हूँ, पहले का अर्थ समझ लीजिए, इसमें बच्चा खुद से बातचीत करता है। सेकंड वाले में वो क्या करता है, सामाजिक भाषा के माध्यम से वे शेष सारी दुनिया से बातचीत करके स्थापित करता है। वाइगोस्टी ने अपने प्रयोग में यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं को सामाजिक रूप से रचित तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी जटिल पूर्वालेखन तंत्र भी होता है। समय समय के साथ उनकी बातचीत भाषा कॉम्प्लेक्स वर्ड तंत्र भी विकसित करने की जरूरत होती है, ताकि वे सभी अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन करते हेतु संपदा मतलब शब्दकोश को आसानी से जोड़ सके। और लास्ट जो था इम्पोर्टेंट था, आंतरिक मौन में क्या होता है, मन ही मन में भाषा को पढ़कर सीखता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्टी ने, जबकि जीन पियाजे ने कहा था सबसे पहले विचार आता है फिर आपकी भाषा सीखते हैं, लेकिन ये उल्टा कहते हैं, पहले भाषा सीखते हैं और फिर विचार आते हैं, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और एक समय के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। अब नोम चॉस्की के अपने हैं। नोम चॉस्की ने कहा था कि स्कीनर ने अपनी पुस्तक में वर्बल बिहेवियर के अनुसार लिखा था, भाषा अभ्यास और अनुकरण के माध्यम से आती है। ठीक है, ये स्किनर का पॉइंट है। नॉम चॉस्की ने 1959 में इन्होंने अपनी पुस्तक में संशोधित किया था। नॉम चॉस्की ने कहा था कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, भाषा विकास के लिए बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और भाषा के भी माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि इनके अनुसार भाषा जो होती है, भाषा लर्निंग जो होती है यानी कि लैंग्वेज होती है, इसके माध्यम से ना केवल अपने आप से आती है, यानी कि उन्होंने कहा ये जन्मजात है और ये अपने आप इनहेंट शक्ति है। प्रत्येक बालक सीखने की जन्मजात शक्ति पर्वतीय क्षमता के साथ पैदा होती है, जिसे कहते हैं इनहेंट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, अंदर से ही होती है। इसमें क्या इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है उसके बच्चे के जन्म से ही एक भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और वही बच्चा को भाषा सिखाने में मदद करता है। इसके अनुसार कहते हैं कि ये तंत्र होता है जो बच्चों को एक साथ दूसरी भाषा के नियमों को बनाने में सहायक होता है। उनका मानना था कि जो भी भाषा हम सीख रहे हैं, ये सभी भाषाओं को एक व्याकरण होती है। हम हिंदी में संज्ञा सर्वनाम और क्रिया बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में नाउन प्रनाउन और वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाषाओं में व्याकरण की स्वाभाविक भूमिका होती है। भाषा अर्जन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LAD कहते हैं, 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा सक्रिय होते हैं उसके बाद संवेदनशील काल में भाषा सीखने के लिए। LAD की आवश्यकता क्यों होती है? LAD कहते हैं कि इसकी सहायता से बच्चा एक भाषा को दूसरी भाषा के नियम बनाने में सीखता है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिव ग्रामर कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रांसलेट करना, ग्रामर को हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो उसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगले हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। बेंजामिन लीवोइट के अनुसार है, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है, भाषा विचार की अंतर्वस्तुओं पर निर्धारित होता है। भाषा संप्रेषण परिकल्पना होता है, लिंग्विस्टिक होता है, जिसके नाम से जाना जा सकता है। अगला इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने क्या है कि जो भी भाषा हम सिखा रहे, जो भी व्यक्ति है वो क्या और किस प्रकार की सोच सकता है, इसके निर्धारण के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त हुई भाषा और भाषाई वर्गों को नियति तत्ववाद यानी लिंग्विस्टिक डिटरमाइंस से होता है। ये उपलब्धता के आधार पर भाषाएं जो होती है वो विचार की गुणवत्ता का एक रूप होती है। स्तर में पाए जाने वाले कुछ विचार एक भाषा की तुलना में दूसरी भाषा सरल मानी जाती है। ये इनके विचार थे। उसके बाद है भाषा शिक्षण की विधियाँ, दोबारा से आगे व्याकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ ये सिखाया या याद कराया जाता है। इसके बाद भाषा का संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है व्याकरण विधि में, ट्रांसलेट कर करके। संप्रेषण विधि क्या होती है? संप्रेषण विधि वे विधि होती है, इस विधि में भाषा शिक्षण जो होती है एक व्यवहारिक पक्षों का संप्रेषण करती है, और इस संप्रेषण की विधि में शासक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों और अनुरूपों शिक्षण प्रक्रिया के चरणों में किसी प्रकार का चयन कर सकते हैं।
व्याकरण अनुदान विधि क्या होती है? व्याकरण अनुदान में यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत में आई थी। इसमें ट्रांसलेशन या मानवीय विधि यानी पुरानी प्रचलित आ रही जो ट्रांसलेशन है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें व्याकरण अनुवाद दोनों विधि परस्पर संयोजित होती है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा जो भी उनकी टारगेट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, उसको पढ़ना लिखना सीखते हैं, परंतु बोलने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में मातृभाषा का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करता है सेकंड लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज सपोज इंग्लिश है, वही मैं एग्जाम्पल बोल रही थी, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। संप्रेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट महत्वपूर्ण विधि होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाषा को शुद्ध और पारंपरिक तरीके से सिखाया जाता है। संप्रेषण विधि में संप्रेषण विधि वह होती है जिसमें भाषा को एक संरचना तरीके से दिखाया जाता है। संप्रेषण विधि में स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग संप्रेषण यानी बातचीत के द्वारा हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अब ये है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार मैंने फिर भी यहाँ पे ऐड कर दी है। मातृभाषा क्या होती है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट, ये रिपीट हो चुके हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मातृभाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमने यहाँ तक चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इसमें मैंने सारे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स थे, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड थे वो सारे कंप्लीट कर दिए शॉर्ट नोट्स में। ये एक तरीके से रिवीजन है, आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। हिंदी पेडालॉजी को लेके सारे बच्चे परेशान थे। हिंदी पेडालॉजी प्लस 30 से 30 प्लस लाना है, जिसको आपको पता है कि 15 नंबर की तो हिंदी पेडालॉजी है और 15 नंबर के आपके पैसेज और आपके पॉइंट्स पूछे जाती है। पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के कुछ पूछे जाते हैं, कुछ आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं पैसेज से। तो ये आपके हैं, तो 15 में से 15 आप आसानी से 30 और आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कल के एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम करेंगे इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।